हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सोनाली और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है। जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, फंगस हो या पैरासाइट्स हो, जिनके अंदर क्षमता होती है कि वो हमारे अंदर बहुत से इन्फेक्शियस डिजीजेस को कॉज कर सकते हैं। बट फिर हमारे अंदर एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है या सिस्टम है जो हमें प्रोटेक्ट करता है इन इन्वेडिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और उस सिस्टम को हम कहते हैं इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम में बहुत से सेल्स और मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं और एलिमिनेट करते हैं फॉरेन इन्वेडर्स को, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो वर्टिब्रेट्स में दो तरीके की बेसिकली इम्यूनिटी होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव या बेसिक इन्नेट इम्यूनिटी, और एक हाईली इवॉल्व सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं अडैप्टिव इम्यूनिटी। तो इन्नेट का मतलब जो होता है वो है आइदर नेचुरली प्रेजेंट और इनबॉर्न, और ये इम्यूनिटी जो होती है लेस स्पेसिफिक होती है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। जबकि अगर हम अडैप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो वो हाईली स्पेसिफिक होती है। दूसरा, एंटीजेनिक चैलेंज के प्रति रिस्पॉन्ड करती है, एंड तीसरा मेमोरी जनरेट करती है। अगर हम मेमोरी जनरेट करती है को समझना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि इम्यून सिस्टम में दो तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं। एक होता है इफेक्टिव रिस्पॉन्स और दूसरा होता है मेमोरी रिस्पॉन्स। इफेक्टिव रिस्पॉन्स में क्या होता है कि सेल्स और मॉलिक्यूल्स माउंट करते हैं रिस्पॉन्स को टू एलिमिनेट एनी पैथोजन, और अगर वही पैथोजन दोबारा उसी बॉडी में जिसमें उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हुई थी अगर इन्फेक्ट करता है तो मेमोरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है। एंड ये मेमोरी रिस्पॉन्स बहुत ही रैपिड होता है और हाइटेंड होता है, जो कि उस पैथोजन को फिर एलिमिनेट कर देता है। आज हम बात करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी की। हम समझेंगे कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है। तो इन्नेट इम्यूनिटी में यानी कि जो हमारे अंदर नेचुरली प्रेजेंट है या इनबॉर्न है, उसमें 4 डिफेंस बैरियर्स होते हैं। सबसे पहला बैरियर होता है एनाटॉमिक बैरियर और फिजिकल बैरियर। ये फिजिकल बैरियर क्या करता है कि ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ पैथोजेंस की, एंड ये एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो अगर हम फिजिकल या एनाटॉमिक बैरियर की बात करें तो एक उसमें स्किन होता है और दूसरा सरफेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन, हमारी जो स्किन है उसमें पहले एक एपिडर्मल लेयर होती है, एपिडर्मिस, जो कि थिन आउटर लेयर होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और उसके बेनिथ में डर्मिस लेयर होती है जो कि थिक लेयर होती है। तो अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो उसमें टाइटली पैक्ड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, और वाटर प्रूफिंग प्रोटीन कॉल्ड केराटिन होता है। जबकि डर्मिस में कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड वेसल्स, हेयर फॉलिकल्स, सेबेशियस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। तो ये जो डर्मिस लेयर में सेबेशियस ग्लैंड होता है, ये हेयर फॉलिकल के साथ एसोसिएटेड होता है और एक ऑयली सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं सीबम। सीबम में लैक्टिक एसिड भी होता है, फैटी एसिड भी होता है, जिसकी वजह से स्किन के पीएच जो होता है वो 3 से 5 के बीच में रेंज करता है, मींस एसिडिक रेंज में आ जाता है, और जो कि बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। और दूसरा एनाटॉमिक बैरियर है म्यूकस मेम्ब्रेन्स। तो कंजंक्टिवा में या एलिमेंट्री ट्रैक्ट में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है। इवन सलाइवा, टीयर्स और म्यूकस सिक्रीशंस जो है ये पोटेंशियल इन्वेडर्स को वॉश अवे करते हैं। नाउ म्यूकस बेसिकली क्या करता है, ये एंट्रैप कर लेता है फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। और अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को देखें, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन और सीलिया जो कि हेयर लाइक प्रोट्रूशंस होते हैं एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन के, वो काम करते हैं। जैसे कि इन सीलिया का एक सिंक्रोनस मूवमेंट होता है जिससे कि म्यूकस एंट्रैप्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो प्रोपेल आउट करता है।
बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस डिफेंस मैकेनिज्म को एस्केप कर जाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा वायरस का, जो कि उसके पास सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट जिसकी वजह से वो फर्मली जो म्यूकस मेम्ब्रेन के सेल्स है उसमें अटैच कर जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और उसको वो म्यूकस मेम्ब्रेन और सीलिया का जो सिंक्रोनस मूवमेंट होता है उससे वो प्रोपेल आउट नहीं हो पाते। सेकेंड डिफेंस मैकेनिज्म है इनेट इम्यूनिटी का, वो होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। जब हम फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि टेम्परेचर या लो पीएच या फिर कुछ सॉल्युबल फैक्टर्स। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो बहुत से ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। दूसरा लो पीएच, जो गैस्ट्रिक एसिडिटी होता है, ये एक बहुत ही कॉमन फिजियोलॉजिकल बैरियर है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, क्योंकि बहुत ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कैन ओनली सर्वाइव इन लो पीएच, वरना सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लो पीएच में सर्वाइव नहीं कर पाते। तीसरी जो फिजियोलॉजिकल बैरियर में इन्वॉल्व होता है फैक्टर, वो है सॉल्युबल फैक्टर्स, जैसे कि लाइसोजाइम हो गया, इंटरफेरॉन हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, या फिर टीएलआरस। टीएलआरस मतलब टॉल लाइक रिसेप्टर्स। तो जब हम लाइसोजाइम की बात करते हैं तो लाइसोजाइम एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है म्यूकस सिक्रीशंस में, और कई बार टीयर्स में भी मिलता है। और ये क्या करता है, ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो होती है ना बैक्टीरिया के सेल वॉल की, उसको क्लीव करता है, ब्रेक करता है। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर आप जानते होंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। सेकेंड सॉल्युबल फैक्टर है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन ये बेसिकली ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या करता है, इंटरफेरॉन जो है नियर बाय सेल्स में बाइंड करता है और उनमें एंटीवायरल स्टेट को इंड्यूस करता है। नेक्स्ट सॉल्युबल फैक्टर कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट आपने पढ़ा होगा कि सीरम प्रोटीन्स जो कि इनएक्टिव स्टेट में सर्कुलेट करते हैं, पर इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म्स होते हैं जो इनके इनएक्टिव फॉर्म से इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये फिर पैथोजेंस की मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। और कलेक्टेंट्स भी सॉल्युबल फैक्टर्स में आते हैं, जो कि सरफेक्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, जो कुछ बैक्टीरियाज को किल कर सकते हैं उनकी लिपिड मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करके। अगला सॉल्युबल फैक्टर है टॉल लाइक रिसेप्टर, यानी कि टीएलआर। सो ये टीएलआर क्या होता है, ये एक पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर होता है जो कि अगर मैक्रोफेजेस में प्रेजेंट है तो वो लिपोपॉलीसैकेराइड में को रिकॉग्नाइज करेगा, एंड लिपोपॉलीसैकेराइड्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में होता है, एंड आफ्टर रिकॉग्निशन वो वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में है उनको एलिसिट करता है। तो नेक्स्ट जो इन्नेट डिफेंस मैकेनिज्म है वो है फैगोसाइटिक बैरियर। फैगोसाइटिक बैरियर में क्या होता है कि फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस बेसिकली जो फैगोसाइट्स होते हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस, वो इंजेस्ट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकुलेट मटेरियल को थ्रू देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जैसे कि आप इस पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं कि जैसे ये बैक्टीरिया है और ये मैक्रोफेज के बाहर है, तो ये अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बैक्टीरिया को एनगल्फ करता है और फैगोसोम फॉर्म होता है। फैगोसोम और लाइजोसोम जो है वो कंबाइन करते हैं और फिर उसके बाद डिग्रेडेशन होता है बैक्टीरिया का, एंड इट इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ मैक्रोफेजेस। नेक्स्ट जो हमारा इनेट डिफेंस मैकेनिज्म है वो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो जब भी कोई टिश्यू डैमेज होता है वुंड की वजह से या कोई इन्वेडिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, तो एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इंड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अब इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में 4 कार्डिनल साइंस दिखते हैं, जो कि है रुबोर यानी कि रेडनेस, टुमोर यानी कि स्वेलिंग, कैलोर यानी कि हीट, और एक होता है डॉलर यानी कि पेन। तो ये 4 कार्डिनल साइंस जो होते हैं ये मेजर इवेंट्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को रिफ्लेक्ट करते हैं।
तो जब टिश्यू डैमेज होता है तो कुछ वैसो एक्टिव और कीमोटैक्टिक फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो कि लोकल इंक्रीज कॉज करते हैं ब्लड फ्लो में और कैपिलरी परमिएबिलिटी को भी कॉज करते हैं। अब इस टिश्यू डैमेज की वजह से बहुत से केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हिस्टामाइन की, तो हिस्टामाइन जो होता है बहुत से वैरायटी ऑफ सेल्स रिलीज करते हैं इन रिस्पॉन्स टू टिश्यू डैमेज। और ये हिस्टामाइन क्या करते हैं, नियर बाय कैपिलरीज के रिसेप्टर्स में बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन होता है और इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी भी कॉज होती है। दूसरे काइनेंस भी जो है अगर एक्टिवेट हो जाते हैं जब टिश्यू डैमेज होता है एंड दे कॉज वैसोडाइलेशन और इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरीज। अक्यूट फेज प्रोटीन्स भी एक तरीके का केमिकल मीडिएटर है जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है इन रिस्पॉन्स टू टिश्यू डैमेज। एग्जाम्पल इज सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो ये सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है बाइंड करता है पॉलीसैकेराइड सेल वॉल से और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से इंक्रीज क्लियरेंस होता है पैथोजन का कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस से या कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड फैगोसाइटोसिस से। और अब हमें समझना है कि वैसोडाइलेशन क्या होता है। बेसिकली वैसोडाइलेशन इज एन इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज होता है जो कि नियर बाय कैपिलरीज में होते हैं। तो जो वेसल्स कैरी करते हैं ब्लड फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया बेसिकली कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनगॉर्जमेंट होता है कैपिलरी नेटवर्क का, और इसकी वजह से रेडनेस कॉज होती है यानी कि रुबोर, और इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है यानी कि कैलर। अब ये जो वैसो एक्टिव फैक्टर्स होते हैं ये कैपिलरी परमिएबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लक्स होता है सेल्स का इनगॉर्ज्ड कैपिलरी से इनटू द टिश्यू, और इस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड या एक्सुडेट की वजह से टिश्यू स्वेलिंग भी होता है यानी कि ट्यूमर। अब जब हम बात करते हैं कि इन्फ्लक्स हो रहा है कैपिलरी परमिएबिलिटी की वजह से, जो फैगोसाइट्स हैं कैपिलरी से टिश्यू में जा रहे हैं, तो ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें वो है मार्जिनेशन। मार्जिनेशन का मतलब होता है कि सेल्स जो है वो अधेर करेंगे एंडोथेलियल वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल से। फिर उसके बाद होता है डायापेडेसिस या फिर एक्स्ट्रावेसेशन, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो डायापेडेसिस या एक्स्ट्रावेसेशन का मतलब क्या होता है, एमिग्रेशन बिटवीन कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स एंड द टिश्यू। और तीसरा जो स्टेप होता है इसका वो है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस मतलब माइग्रेशन हो रहा है टिश्यू से साइट ऑफ इन्वेजन तक, जहां पे टिश्यू डैमेज में माइक्रोब्स जो है जिधर से इन्वेड किए वहां तक। तो जो फैगोसाइट्स जब साइट ऑफ इन्वेजन तक पहुंचते हैं तो वो फैगोसाइटोस करते हैं बैक्टीरियाज को, और उसके साथ साथ वो कुछ लाइटिक एंजाइम्स भी रिलीज करते हैं कि डैमेज करता है नियर बाय हेल्दी सेल्स को। तो इसकी वजह से एक्यूमुलेशन होता है डेड सेल्स का, डाइजेस्टिव मटेरियल का और फ्लूइड का, एंड ये कलेक्टिवली एक सब्सटेंस फॉर्म करता है जिसको कि हम पस कहते हैं, विच यू हैव ऑलवेज अंडरस्टूड कि कभी कोई इन्फेक्शन हुआ स्किन पे तो पस भी फॉर्म हो जाता है। सो आज हमने इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, और अब हम सिर्फ फिंगर टिप्स पे कुछ पॉइंट्स रखने के लिए, ताकि हमें मेमोराइज्ड रहे कि हमने क्या पढ़ा, वो है कि जब इनेट इम्यूनिटी की बात आती है यानी कि नेचुरली या इनबॉर्न जो इम्यूनिटी हमारे अंदर है, उसके कुछ बैरियर्स होते हैं, डिफेंस बैरियर्स होते हैं। पहला है एनाटॉमिक बैरियर, उसमें स्किन आता है और म्यूकस मेम्ब्रेन। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसमें कि टेम्परेचर, लो पीएच और कुछ सॉल्युबल फैक्टर्स या केमिकल मीडिएटर्स इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा है फैगोसाइटिक बैरियर्स, यानी कि फैगोसाइटोसिस होता है। एंड चौथा है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या फिर इन्फ्लेमेटरी बैरियर, जिसमें कि टिश्यू डैमेज और इन्फेक्शन की वजह से लीकेज होता है वैस्कुलर फ्लूइड का कंटेनिंग सीरम प्रोटीन्स, और इन्फ्लक्स होता है फैगोसाइट्स का साइट ऑफ इन्फेक्शन पे, और वो फैगोसाइट्स फिर बैक्टीरियाज को फैगोसाइटोस करते हैं। थैंक यू।